हेलो फ्रेंड्स, मैं छाया यादव इस वीडियो में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 को डिस्कस करूंगी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का इम्पॉर्टेंट एक्ट है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है डिक्लेयर्ड 20 अगस्त 1970। फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये डिक्लेयर किया कि इंडिया को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट से इंट्रोड्यूस कराना है। फर्स्ट टाइम इन्होंने ये डिक्लेयर किया था, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इट इनएक्टेड 1919। नेक्स्ट पॉइंट है कम इनटू फोर्स, विच कम इनटू फोर्स इन 1921। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दिस एक्ट इज also known as Montagu-Chelmsford reforms. Why? Montagu, Secretary of State of India, Chelmsford, Viceroy of India. Montagu-Chelmsford reforms. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव देखते हैं, ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, इन्होंने जो फर्स्ट टाइम डिक्लेयर किया वही इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया को फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट से इंट्रोड्यूस कराना। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, फीचर्स। फीचर्स में जो पहला पॉइंट है, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी सेंट्रलाइज एंड यूनिटरी। तो ये जो सेंट्रलाइज एंड यूनिटरी है, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस एक्ट के थ्रू जो है वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट से इंडिया इंट्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि इसके स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आ गए। ठीक है, तो इसलिए एकदम क्लियर रहिए कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो सेंट्रलाइज एंड यूनिटरी ही रहेगा। और सेंट्रलाइज सिस्टम जो है वो कब शुरू हुआ, आप देख सकते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट इज सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। ये जो सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट को सेपरेट किया गया वो इस एक्ट का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। आइए देखते हैं इस चार्ट के थ्रू। आप इस चार्ट में देखिए, एक खास बात आपको दिख रही है कि सब्जेक्ट्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक सेंट्रल सब्जेक्ट एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। सेंट्रल सब्जेक्ट में देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, डिफेंस, करेंसी, क्रिमिनल लॉ, फॉरेन रिलेशन एक्सेट्रा। ठीक है। प्रोविंशियल सब्जेक्ट को देखिए, प्रोविंशियल सब्जेक्ट को यहाँ पे आप देखिए टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट एंड रिजर्व सब्जेक्ट। यही डायरकी सिस्टम है और ये डायरकी सिस्टम फर्स्ट टाइम इसी 1919 एक्ट के थ्रू प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये चीज़ एकदम क्लियर रहिएगा कि डायरकी सिस्टम 1919 में प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस किया गया और 1935 में सेंट्रल में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और ये क्वेश्चन भी पूछता है, इसलिए ये चीज़ क्लियर रहिएगा। ठीक है, डायरकी का मतलब क्या है कि टू पार्ट्स में जो है वो जो सिस्टम है उसको डिवाइड कर देना। ठीक है, तो कैसे इन्होंने सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया है देखिए, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट एंड रिजर्व सब्जेक्ट। ट्रांसफर सब्जेक्ट में क्या है, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर। और रिजर्व सब्जेक्ट में क्या है, फाइनेंस, रेवेन्यू, जस्टिस, पुलिस, प्रिंट मीडिया एक्सेट्रा। आइए देखते हैं कि जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है वो किसके थ्रू गवर्न हो रहा है। इस चार्ट में देखिए, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नर एंड ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये जो मिनिस्टर्स हैं वो कौन है, वो इंडियन मिनिस्टर्स हैं। ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबल हैं, आंसरेबल हैं किसके लिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। और किस सब्जेक्ट्स के लिए, ट्रांसफर सब्जेक्ट के लिए। एकदम क्लियर रहिएगा कि जो ट्रांसफर सब्जेक्ट में जो मिनिस्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं और आंसरेबल हैं। रिजर्व सब्जेक्ट में आइए, ये एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नर एग्जीक्यूटिव काउंसिल नॉट अ रिस्पॉन्सिबल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो रिजर्व सब्जेक्ट है उसमें ये रिस्पॉन्सिबल और आंसरेबल नहीं है। और रिजर्व का मतलब क्या है, आप इजी शब्दों में समझ सकते हैं कि सुरक्षित रखना, अपने पास रिजर्व रख लेना। ठीक है, और ट्रांसफ़र का मतलब कि हैंड ओवर कर देना।
ठीक है। तो आगे आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इंट्रोड्यूस ड्यूअल स्कीम गवर्नमेंट और डायरकी सिस्टम। ये जो डायरकी सिस्टम है इसका ग्रीक वर्ड में आप डेफिनेशन भी नीचे देख सकते हो। ये डायरकी सिस्टम कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ? प्रोविंसेस में। ये ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ कि ये जो डायरकी सिस्टम है वो प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आइए, इट इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम बाईकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शंस इन कंट्री। ये जो बाईकैमरलिज्म है वो क्या है? अपर हाउस, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लोअर हाउस, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये बाईकैमरलिज्म इसी को कहा जाता है और इसके साथ क्या शुरू हुआ? डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन। इसका मतलब यही था कि द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस वर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल रिक्वायर्ड 3 of the 6 members were to be इंडियन। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें कमांडर इन चीफ को छोड़ के जो 6 मेंबर्स हैं उनमें से 3 मेंबर्स का इंडियन होना कंपलसरी था। ये इस एक्ट की एक खास बात थी। ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इट एक्सटेंडेड कम्युनलिज्म रिप्रेजेंटेशन एंड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर 6 इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियन। मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि इस एक्ट के थ्रू कम्युनलिज्म को जो है वो एक्सटेंड किया गया था और इससे पहले 1909 का जो एक्ट था उसमें हिंदू और मुस्लिम को सेपरेट किया गया और इस एक्ट में जो है वो कम्युनलिज्म को और बढ़ा दिया गया है। आप देख सकते हो जैसे इन्होंने डिवाइड कर दिया 6 इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस। तो इनकी जो डिवाइड एंड रूल की जो थ्योरी है वो इन्होंने इसको आगे एक्सटेंड किया है। ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इस चीज़ को इन्होंने बढ़ाया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में आइए, इट ग्रांटेड फ्रेंचाइजीज। ये ग्रांटेड फ्रेंचाइजीज वर्ड जो है इसका मतलब ये है कि वोट देने का राइट। ठीक है। तो ये लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स एंड एजुकेशन। तो ये जो इन्होंने जो लिमिटेड फ्रेंचाइजी दी है उसका बेसिस इन्होंने प्रॉपर्टी रखा, टैक्स रखा एंड एजुकेशन रखा है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इट क्रिएटेड न्यू ऑफिस हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंडन and transfer some of the functions of Secretary of State of India। इस एक्ट के थ्रू जो है वो हाई कमिश्नर ऑफिस जो है वो इस्टेब्लिश किया गया, कहाँ? लंदन में। क्यों किया गया था? जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया है उसके वर्कलोड को कम करने के लिए। ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। ये जो फर्स्ट टाइम जो है इसी एक्ट के थ्रू इंडिया में पब्लिक सर्विस कमीशन इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप इन 1926 फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट। तो यहाँ सेंट्रल, ये ध्यान रखिएगा कि इस एक्ट के थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो कहाँ इस्टेब्लिश हो रहा है? सेंटर में। ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और किसके रिकमेंडेशन से? ली कमीशन के रिकमेंडेशन से। ठीक है। ये चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट। तो ये फर्स्ट टाइम जो है प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से सेपरेट कर दिया गया था। ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट आइए देखते हैं, अपॉइंटेड स्टैट्यूटरी कमीशन टू इंक्वायर वर्किंग आफ्टर 10 years ऑफ इट्स कमिंग इनटू फोर्स। इस एक्ट के थ्रू कमीशन आना था जो इस एक्ट पे अपनी रिपोर्ट देगा और ये बताएगा कि ये एक्ट जो है वो कितना सक्सेसफुल रहा इंडिया में। और इसी कमीशन को जो है आगे चलकर साइमन कमीशन के नाम से जाना गया और इंडियंस ने इसका विरोध किया था, इस कमीशन का। ठीक है। आइए, ये लास्ट पॉइंट था इस एक्ट का। आइए देखते हैं कि इस चार्ट में कि क्या चीज़ें फर्स्ट टाइम इस एक्ट के थ्रू जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी। ठीक है। तो देखिए, पहला, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। मैंने इसको आपको बता ही दिया है, ऑब्जेक्टिव ही था कि फर्स्ट टाइम जो है इंडिया को इन्होंने
रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट से इंट्रोड्यूस कराया था। सेकेंड पॉइंट है बाईकैमलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन कंट्री। डायरेक्ट इलेक्शन शुरू हो गया और बाईकैमलिज्म, बाईकैमलिज्म का मतलब क्या है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सेपरेट प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट। ये भी एक खास बात थी जो अलग थी कि प्रोविंशियल बजट को जो है वो सेंट्रल बजट से सेपरेट कर दिया गया था, ठीक है। तो ये इस एक्ट के फीचर्स थे। अब हम देखेंगे एक चार्ट जिसको हम माइंड मैप भी कह सकते हैं। आप इस एक्ट के, इस चार्ट के थ्रू आप ये समझ जाओगे कि इस एक्ट में मेन फीचर्स क्या थे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। जो फर्स्ट है वो है लिमिटेड फ्रेंचाइजीज। लिमिटेड फ्रेंचाइजीज मैंने बताया था कि वोट देने का राइट, ठीक है, कि जो है वो कितने कम लोगों को मिला था और बेसिस क्या था, प्रॉपर्टी, टैक्स एंड एजुकेशन, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, सेपरेट सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट, ये भी मैंने आपको बताया था। थर्ड पॉइंट देखिए, डायरकी इन द प्रोविंसेस। यहाँ पे एक चीज़ फिर मैं यहाँ ध्यान दिला रही हूँ कि इस एक्ट के थ्रू डायरकी कहाँ पे है, प्रोविंसेस में, ठीक है। और क्या है, 2 पार्ट्स में उसके सब्जेक्ट्स डिवाइड हैं, रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन कहाँ पे, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमीशन। ये जो नया ऑफिस बनाया गया लंदन में, ठीक है, ये भी एक खास बात है जो मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, एक्सपेंड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर सिख, एंग्लो इंडियन, इंडियन क्रिश्चियन, यूरोपियन। जो इस चीज़ को इन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सटेंड किया था, ठीक है। आगे आइए, नेक्स्ट पॉइंट, 3 out of 6 इन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर टू बी इंडियन। कि वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो 3 मेंबर्स हैं उनका इंडियन होना कंपलसरी था, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट देखिए, बाईकैमलिज्म सिस्टम एंड डायरेक्ट इलेक्शंस। ये भी मैंने आपको बता दिया कि बाईकैमलिज्म का मतलब क्या है, अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट, लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली। आई होप ये एक्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आपकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी या सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू।